नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी त्रिपल पीटी 2025 के लिए आदित्य रंजन सर की बुक कवर कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग जो है इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पोर्शन कवर कर चुके हैं। तो ये दोनों लेक्चर आप न देखें तो जाकर जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट आप यहाँ पर बन चुकी है। आज के लेक्चर में हम लोग जो है भूगोल के सारे PYQ कवर करेंगे। तो जो भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाल ही में जो है जल्द से जल्द हम इसके जो है थ्योरी सेक्शन भी कवर करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग का डिमांड था। तो थ्योरी सेक्शन भी इस बुक का कवर हो जाएगा। तो आप लोग जो है बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपको जो है सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें दिया गया है आपका, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़िया जवाब हो जाएगा यह है आपके राजस्थान में स्थित है। बी यहाँ से सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान में आपके स्थित है। इसकी व्याख्या देखें तो दिया गया है, उड़िया पठार राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है और यह लगभग 1350 मीटर ऊंचाई के साथ राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। यानी जो है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार की बात करें तो यह कौन सा हो जाएगा? उड़िया पठार। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, दूसरा देखते हैं। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित नदियों को उनके राज्यों के आधार पर सुमेलित कीजिए जिसमें वो बहती हैं। जिसमें वो बहती हैं जो है सुमेलित करना है। चारों ऑप्शन यहाँ से देख लीजिए, क्वेश्चन को हम छोटा कर दिए हैं। तो यहां से हो जाएगा आपका, कारमेघ नदी की बात करते हैं तो यह जो है असम में बहती है, यहाँ से डी मिला देंगे। दूसरा है नैतरणी नदी की बात किया जाए तो यह है आपके उड़ीसा में बहती है। गिरना नदी आपके जो है महाराष्ट्र में बहती है और हसदेव नदी छत्तीसगढ़ में बहती है। इस तरह से मिलान कर देंगे तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर इसकी व्याख्या में सीधे तौर पर मिला के दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। कारमेघ या कारमेघ नदी जो है असम में बहती है। नैतरणी नदी उड़ीसा में है। गिरना नदी आपके महाराष्ट्र में बहती है और हसदेव नदी आपके छत्तीसगढ़ में बहती है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? यानी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी आप लोग जानते हैं हिमालय से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से निकलती है और जो है आपके गंगा नदी भी हिमालय से निकलती है। बाकी कावेरी गोदावरी नहीं निकलती है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन कौन? दूसरा और तीसरा। दूसरा और तीसरा आपका सही जवाब में आ जाता है। व्याख्या में वही दिया गया है, गंगा आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से और ब्रह्मपुत्र जो है चेमा यांगडुंग ग्लेशियर से हिमालयी नदी तंत्र से नदियां निकलती हैं। चौथा प्रश्न है, पांगी घाटी, ध्यान रखिएगा, पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पांगी घाटी तो यह है आपके हिमाचल प्रदेश में है। बी यहाँ से सही जवाब हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है पांगी घाटी। इसकी व्याख्या की बात किया जाए तो पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित एक सुदूर उच्च ऊंचाई वाली घाटी है। यह घाटी हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, जो जास्कर, पीरपंजाल और धौलाधार पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। यानी जो है हिमालय की जो श्रेणियां हैं इनकी बात यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? सिंपल सा प्रश्न है, बार बार पूछा भी जाता है। तो हो जाएगा आपका माजुली द्वीप। यह है आपकी विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। इसकी व्याख्या देखें तो दिया गया है, असम राज्य में स्थित माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो यह जो है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यहां से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं, कोसी को बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि
मानसून के दौरान यह नदी अक्सर अपना मार्ग बदलती है और इसकी यह अप्रत्याशित बाढ़ का कारण बनती है और हर साल जान माल को भारी नुकसान बिहार में, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। 7वां प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो यह जो है आपका गुरु शिखर है। सी ऑप्शन यहां से बन जाएगा, क्या है? गुरु शिखर है। देखते हैं इसके बारे में। गुरु शिखर की ऊंचाई लगभग 1722 मीटर राजस्थान में माउंट आबू के पास स्थित अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। अरावली पर्वतमाला जो है विश्व की प्राचीनतम जो है पर्वतमालाओं में से एक गिनी जाती है। 8वां प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिएगा कौन सा जोड़ा सही नहीं है दिया गया है। यहाँ पर छोटा कर लेते ताकि चारों ऑप्शन दिखाई दे। सही नहीं है की बात हो रहा है, जवाब हो जाता है दूसरा। बारालाचा और सिपिला दर्रा उत्तर प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल गलत है। दूसरा है आपका थाला और नीति दर्रा लिपुलेख दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ये भी आपका गलत है। यानी दूसरा तीसरा गलत है, बाकी सब सही है। कौन कौन? जोजिला और बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही। और नाथुला दर्रा सिक्किम में है, ये भी आपका बिल्कुल कथन सही है। इसकी व्याख्या यहाँ से देखते हैं। बारालाचला और सिपिला दर्रा उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। थागाला, तांगला, नीति पास और लिपुलेख दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि यह जो है लद्दाख में, ठीक है ना। लद्दाख में थालाला तांगला दर्रा है और नीति दर्रा जो है उत्तराखंड और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। 9वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, घोड़े की नाल के आकार का, ध्यान रखिएगा, घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तामिया हिल, ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये है आपके मध्य प्रदेश में स्थित है तामिया हिल। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इसकी व्याख्या दिया गया है, देखते हैं। तामिया मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले में स्थित एक सुंदर हिल है। यह पातालकोट घाटी का एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है, जो घोड़े की नाल के आकार की है और जैव विविधता और आदिवासी संस्कृति के समृद्ध है। 10वां प्रश्न है, हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? तो यह जो है हिमालय का जो है शिवालिक श्रेणी, ठीक ना, शिवालिक श्रेणी जो है यह नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना हुआ है। इसकी व्याख्या दिया गया है। शिवालिक पर्वतमाला हिमालय की सबसे दक्षिण पर्वतमाला है। यह रेत, गाद और बजरी जैसे असंगठित तलछटों से बनी है, जिन्हें उच्च हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा नीचे लाया गया है। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? 11वां प्रश्न दिया गया है। तो जो है यह जो है उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु के कारण होता है, ठीक है ना। उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु जो यानी मानसून जो आता है, इसके कारण जो है तमिलनाडु के तटीय भाग में जो है वर्षा होती है शीत ऋतु यानी ठंडी के दिनों में। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में अधिकांश वर्षा शीत ऋतु की शुरुआत यानी अक्टूबर से दिसंबर में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, जिसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। 12वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? यानी अक्टूबर में जो है अक्सर भारत में गर्मी क्यों पड़ती है, यही पूछा गया है आपसे प्रश्न में। जवाब हो जाता है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, ठीक है ना। सी ऑप्शन सही है, क्या? उच्च आर्द्रता से जुड़ा जो है उच्च तापमान के कारण
अक्टूबर में गर्मी अधिक पड़ती है। इसकी व्याख्या दिया गया है, भारत में अक्टूबर की गर्मी गर्म आर्द्र मौसम की अवधि को संदर्भित करती है, जो मानसून के वापस जाने के साथ होता है, जो बढ़ते तापमान के साथ अवशिष्ट नमी का कारण बनती है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? गर्मियों में जो है उत्तरी मैदानों में यानी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जो पवनें चलती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे जो है लू कहते हैं। देखिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम है, लेकिन उत्तर में अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में तो इसे जो है क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। इसकी व्याख्या दिया गया है, लू एक गर्म और शुष्क पवन है जो गर्मियों के महीनों में विशेष रूप से मई और जून में के दौरान भारत के उत्तरी मैदानों में बहती है। यह आमतौर पर दोपहर के समय चलती है। आप लोग जानते हैं लू जो है दोपहर के समय चलता है। 14वां प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार रहती है, इसे मानसून का जो है क्या कहा जाता है? तो इसे जो है प्रस्फोट कहते हैं, ठीक है ना, यानी फटना। आप लोग बार बार नाम सुनते होंगे बादल फट गया, तो यही होता है बादल का फटना, ठीक है ना, यानी प्रस्फोट कहलाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जो है हिली एरिया में ज्यादातर होता है। देखते हैं इसके बारे में। मानसून का प्रस्फोट या फटना सामान्य वर्षा की अवधि के बाद अचानक भारी वर्षा की शुरुआत को दर्शाता है। यह आमतौर पर जून की शुरुआत में होता है, खासकर केरल के तट पर, और फिर से पूरे भारत में फैल जाता है। मानसून के प्रस्फोट को आमतौर पर मानसून की शुरुआत के रूप में जाना जाता है। यह दक्षिण पश्चिमी मानसून की शुरुआत का जो है प्रतीक है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? यानी दिन का तापमान कुछ दूसरा होता है, रात का तापमान में ज्यादा अंतर हो जाता है। तो यह जो है थार मरुस्थल में ऐसा होता है। दिन के समय बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और रात के समय ठंड हो जाता है। ये ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाता है। अब इसकी व्याख्या में दिया गया है, थार मरुस्थल में दिन और रात के बीच के तापमान में बहुत उतार चढ़ाव व्यापक अंतर होता है, क्योंकि रेत दिन में जल्दी गर्म हो जाती है और रात में तेजी से ठंडी हो जाती है, जिससे तापमान में काफी अंतर आ जाता है। दिन के समय तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है, जबकि रात में नमी और वनस्पति की कमी के कारण जो है तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम भी हो जाता है, यानी रात होते ही वहां पर ठंडी पड़ जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? जालौर में तो यहाँ पर जो है रोजी पिंक यानी गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है, ठीक है ना, रोजी पिंक ग्रेनाइट पाया जाता है, जिसे गुलाबी ग्रेनाइट भी कहते हैं। सी आपका सही जवाब में हो जाता है। राजस्थान का जालौर जिला गुलाबी रोजी पिंक ग्रेनाइट के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, जो ग्रेनाइट की एक विशिष्ट और उच्च गुणवत्ता वाली किस्म है, जिसका व्यापक रूप से निर्माण और सजावटी अनुप्रयोगों के उपयोग में किया जाता है। 17वां प्रश्न देखते हैं। प्लीज जो भी लोग जुड़े हैं एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दिया गया है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी परियोजना जवाब है खेतड़ी जो है तांबा के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ए ऑप्शन सही है, तांबा उत्पादन के लिए। खेतड़ी परियोजना तांबे के खनन और उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान के झुंझुनू जिले में।
यह परियोजना हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी HCL द्वारा संचालित होती है। अठारह नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला यानी ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? जवाब है ऑप्शन बी, लिंगनाइट को जो है आपके ब्राउन कोयला के रूप में जाना जाता है। इसकी व्याख्या देखेंगे। देखिए, व्याख्या आप लोग जरूर देखते रहिए, क्योंकि व्याख्या से आपके 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर हो जा रहे हैं। तो हम लोग 50 क्वेश्चन क्लियर करेंगे, समझ लीजिए 150 से 200 क्वेश्चन आपके एक साथ क्लियर हो रहे हैं। लिग्नाइट को अक्सर इसके भूरे रंग और कम कार्बन सामग्री के कारण भूरा कोयला भी कहा जाता है। यह उच्च नमी और कम ऊर्जा सघन वाला निम्न श्रेणी का कोयला है। लिग्नाइट इतना मुलायम और भुरभुरा होता है कि इसे हाथों से तोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लोहे अयस्क का स्रोत क्या है? यानी भिलाई इस्पात संयंत्र जो है, इसमें लौह अयस्क कहाँ से आता है? जवाब हो जाएगा, यह जो है दिल्ली राजहरा से आता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ? दल्ली राजहरा, दिल्ली नहीं है, ध्यान रखिएगा, दल्ली राजहरा। छत्तीसगढ़ में स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति दल्ली राजहरा खदानों से होती है, जो भिलाई से लगभग 85 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ये खदानें जो हैं हेमेटाइट अयस्क से समृद्ध हैं, जो इस्पात उत्पादन के लिए आदर्श माने जाते हैं। 20वां प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, गन्ने के उचित लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? जवाब हो जाएगा, यह जो है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति देती है। ये ऑप्शन हो जाएगा, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति जो है देती है। देखते हैं इसकी व्याख्या। गन्ने की उचित एवं लाभकारी मूल्य आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य जो है, जो कि यानी FRP, वह न्यूनतम है जो चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को दिया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? जवाब हो जाएगा, यह जो है सर HG चौपियन के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन देगा, सर HG चौपियन। इसकी व्याख्या दिया गया है, सर HG चौपियन 1936 में भारत में वन प्रकारों का वर्गीकरण करने वाले पहले व्यक्ति थे। चैंपियन और श्वेत वर्गीकरण व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और जलवायु और पारिस्थितिकी स्थितियों के आधार पर भारतीय वनों को 5 प्रमुख प्रकारों और 16 उप प्रकारों में जो है विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? जवाब हो जाएगा, सागौन के जंगल जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़े सागौन के जंगल हैं और यह सागौन की लंबाई के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। आगे दिया गया है, सागौन एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो मुख्य रूप से पर्णपाती जंगलों में पाया जाता है। खासकर मध्य और दक्षिण भारत में यह मध्य वर्षा वाली गर्म जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। अगला प्रश्न दिया गया है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? जवाब हो जाएगा, यह है आपके कृष्णा नदी पर बना है नागार्जुन सागर बांध। इसकी व्याख्या, नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है।
कृष्णा नदी पर है, जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। यह बांध दुनिया के सबसे बड़े सिंचाई वाले बांधों में से एक है। अगला प्रश्न है, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल, इसके बारे में बार बार पूछा जाता है। तो यह जो है आपके चिनाब नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन सही जगह, कहां पर? चिनाब नदी पर। सलाल पनबिजली परियोजना जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। यह स्वतंत्रता के बाद जम्मू और कश्मीर में निर्मित पहली जलवायु परियोजना है। अगला प्रश्न है, भारत की मानक यामोत्तर रेखा कितना है? जवाब हो जाएगा 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ध्यान रखिएगा, 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। देखते हैं इसके बारे में। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। कभी कभी नैनी दे दिया जाता है, तो दोनों सही है। इसका उपयोग भारतीय मानक समय IST निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जो ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से 5 घंटे और 30 मिनट आगे। यह ध्यान रखिएगा, यह कितना देर आगे है? 5 घंटे 30 मिनट जो है GMT से, यानी ग्रीनविच मीन टाइम से क्या है? आगे है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा जो है। इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो 32 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यह अरब सागर में स्थित 36 प्रवाल द्वीपों की समूह है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? यहाँ पर जो है केंद्र शासित प्रदेश देख लिए, अब राज्य की बात आती है, तब इसके ऑप्शन देखते हैं। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे छोटा राज्य जो है आपका गोवा है। और इसकी क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 3702 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, चूबी मुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? क्या? चूबी मुरा। तो यह जो है आपके त्रिपुरा में स्थित है। यहां से सी ऑप्शन सही होगा, त्रिपुरा में। इसकी व्याख्या दिया गया है, चूबी मुरा या छबी मुरा गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी की दीवार पर चट्टानों पर की गई नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यह त्रिपुरा राज्य के दक्षिण त्रिपुरा जिले में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है। देखते हैं, यहाँ शिव, विष्णु, कार्तिक, महिषासुर मार्दिनी, दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की विशाल प्रतिमाएं उकेरी गई। अगला प्रश्न है, लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? क्या? लेक तुर्काना। जवाब हो जाएगा, यह जो है केन्या में स्थित है लेक तुर्काना। सी ऑप्शन सही जगह, केन्या। देखते हैं इसकी व्याख्या। तुर्काना झील दुनिया के सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, जो मुख्य रूप से उत्तरी केन्या के तुर्काना काउंटी में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी,
कैस्पियन सागर है, ठीक है ना। कैस्पियन सागर जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। जो है दिया गया है, सागर कहे जाने के बावजूद यह वास्तव में एक झील है, जो कि खारे पानी की झील, जिसका समुद्र से कोई निकास नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है, जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है। अभी हम आपको बताएं, भारत का समय जो है 5.5 घंटा जीएमटी से आगे है, तो वही जीएमटी का पूर्ण रूप पूछा गया है। जवाब हो जाता है ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है ना। क्या होता है ग्रीनविच मीन टाइम। अगला प्रश्न है, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों यानी टाइम जोनों में विभाजित किया गया है। जवाब है आपका वर्ल्ड को जो है कुल 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। सी ऑप्शन से हो जाएगा 24 टाइम जोन। देखते हैं इसके बारे में। पृथ्वी को 24 प्रमुख समय क्षेत्रों या टाइम जोन में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक 1 घंटे के समय के अंतराल दर्शाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी को एक पूर्ण चक्कर 360 डिग्री पूरा करने में 24 घंटे लगते, इसलिए 360 डिवाइड बाई 24 बराबर 15 डिग्री प्रति समय क्षेत्र, यानी एक टाइम जोन जो है कितने देर का होता है, 15 डिग्री के बराबर होता है। प्रत्येक समय क्षेत्र में आमतौर पर 15 डिग्री देशांतर तक फैला होता है। अगला प्रश्न है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। जवाब हो जाएगा अमेजन का वर्षा वन जो है यह पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अमेजन वर्षा दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, जो ब्राजील, पेरू, कोलंबिया में फैला हुआ है। इसको पृथ्वी के फेफड़ा भी कहा जाता है। यह दुनिया की लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। 34 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई दे। यहाँ अल नीनो शब्द का क्या अर्थ। आप हो जाएगा आपका बाल मसीहा, ठीक है, यानी चाइल्ड क्राइस्ट होता है। बी ऑप्शन सही है। अल नीनो मतलब बाल मसीहा, या इंग्लिश में इसको बोले तो चाइल्ड क्राइस्ट होता है। देखते हैं इसके बारे में। अल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है क्राइस्ट चाइल्ड या लिटिल बॉय। अल नीनो मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में सतही जल के गर्म होने को संदर्भित करता है, जो वैश्विक स्तर पर मौसम के पैटर्न को बाधित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर या 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीली रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है। तो यह है आपका रब अल खली रेगिस्तान। डी ऑप्शन से यह कौन, रब अल खली रेगिस्तान। देखते हैं इसके बारे में डिटेल। रुब अल खली, जिसे खाली क्वार्टर के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा सन्निहित रेतीला रेगिस्तान है। यह सऊदी अरब, ओमान, यूएई और यमन के हिस्सों में फैला हुआ है। इसमें विशाल रेत के टीले हैं, जिसमें से कुछ 250 मीटर यानी 820 फीट तक ऊंचे हैं। 36 नंबर का प्रश्न दिया गया है, उस जलडमरू मंडल का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है।
जवाब हो जाएगा आपका सुंडा जल डमरू मध्य। ठीक है ना, सुंडा जल डमरू मध्य जो है यह जो है जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। देखते हैं इसकी व्याख्या। सुंडा जल डमरू मध्य इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच स्थित है। यह जावा सागर और हिंद सागर को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है जल भृत के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन से होगा क्या, जल भृत के नाम से जाना जाता है। देखते हैं इसके बारे में। जल भृत यानी इक्वाफायर पारगम्य चट्टान तलछट की एक परत है जो भूजल को धारण करती है और संचरित करती है। यह जल स्तर के नीचे पाया जाता है और इसमें संग्रहित पानी को कुओं या बोरहोल के माध्यम से निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? जवाब हो जाएगा, इसको जो है जल तालिका यानी वाटर टेबल कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, जल तालिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे तेजी से जो है वनों की कटाई हो रही है। बी ऑप्शन से जो है क्या, वनों की कटाई सबसे तेजी से हो रही है। इसकी व्याख्या देखें तो वनों की कटाई कृषि और शहरीकरण के लिए, जंगल की आग यानी प्राकृतिक और मानव निर्मित अवैध लकड़ी कटान, इसके लिए व्यापार और अतिदोहन के कारण वन दुनिया में सबसे तेजी से समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे। इसमें दिया गया है द नेशनल मिशन फॉर स्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मिशन है। एनपीसीसी यही है, एनपीसीसी क्या, द नेशनल मिशन फॉर स्टेनिंग द हिमालय। एनपीसीसी के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं? तो इसके अंतर्गत जो है कुल 8 मिशन लॉन्च किए गए हैं। देखते हैं इसके बारे में। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की थी। इनमें 8 मुख्य मिशन शामिल हैं, जिनमें से एक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन भी है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को माफ कीजिएगा दिया है यूएनएफसीसीसी का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? यूएनएफसीसी का अर्थ पूछा गया है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं इसकी व्याख्या। यूएनएफसीसीसी का अर्थ जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 1992 में रियो डी जनेरियो ब्राजील की जो कि राजधानी है, इसमें जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाई गई एक वैश्विक संधि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? जवाब हो जाता है आपका
ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, ग्रीन हाउस गैस जो होती है यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस। इसकी व्याख्या दिया गया है, ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहा जाता है, मीथेन यानी CH, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O और क्लोरोफ्लोरोकार्बन पृथ्वी के जो है वायुमंडल में ऊष्मा को रोकती हैं और पृथ्वी के औसत तापमान को धीरे धीरे वृद्धि होती, इसी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। जवाब है ऑप्शन बी, आर्गन जो है यह ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। आगे देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को रोक लेती है और आर्गन एक उत्कृष्ट अक्रिय गैस है जिसमें अवरक्त विकिरण को अवशोषित करने और विकिरण करने की क्षमता नहीं होती है, अर्थात यह ग्रीन हाउस गैस नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी परिणाम ग्लोबल वार्मिंग के हैं। जैसे समुद्र के स्तर में वृद्धि हो जा रही है, यानी जो है ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तटीय रेखा में परिवर्तन हो जा रहा है, जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो पानी की मात्रा बढ़ेगी तो तटीय रेखा कम हो जाएगी। फसल पैटर्न में भी परिवर्तन हो रहा है, तो सभी के सभी सही हैं। देखते हैं इसके बारे में। ग्लोबल वार्मिंग कई परिणाम हैं, जैसे समुद्र तल में वृद्धि, ग्लेशियर के पिघलने और समुद्री जल के तापीय विस्तार के कारण होता है ऐसा। दूसरा है तटरेखा में परिवर्तन, बढ़ते समुद्र तटीय क्षेत्र को जलमग्न कर सकते हैं जिससे कटाव और तटरेखाएं बदल सकती हैं। और सी दिया है फसल पैटर्न में परिवर्तन, इसके कारण जो है तापमान और वर्षा पैटर्न में परिवर्तन कृषि को प्रभावित करता है, जिससे किसानों को यह बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि वे कब और क्या और कैसे फसल उगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित किसको अवशोषित करती है जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं? तो यह जो है अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं। बी ऑप्शन सही है, अवरक्त विकिरण को। देखते हैं इसकी व्याख्या। पृथ्वी सूर्य से दृश्य प्रकाश के रूप में ऊर्जा को अवशोषित करती हैं और फिर इसे अवरक्त विकिरण यानी गर्मी के रूप में पुनः उत्सर्जित करती हैं। आगे देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस जैसे CO2, CH2 और N2O इस अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं, गर्मी को रोकती हैं और निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक हरित गृह गैस नहीं है। बी आपका सही जवाब होता है। इसकी व्याख्या दिया गया है, नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 78% हिस्सा बनाता है, लेकिन यह ग्रीन हाउस गैस हरित गैस नहीं है। यह रासायनिक रूप में स्थित है और अवरक्त विकिरण को अवशोषित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ओजोन होल किससे संबंधित है? ओजोन होल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओजोन होल जो है समताप मंडल में ओजोन की परत की मोटाई में कमी से संबंधित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओजोन छिद्र समताप मंडल में ओजोन की परत के पतले होने को संदर्भित करता है।
यह विशेष रूप से अंटार्कटिक क्षेत्र में होता है। यह कोई वास्तविक क्षेत्र नहीं है, बल्कि ओजोन सांद्रता के महत्वपूर्ण कमी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? जवाब हो जाएगा सीरियस। सीरियस एक क्या है? बौना ग्रह है। यहां से आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं, सीरियस आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है। विशेष रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच यह जो है क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है। अगला प्रश्न है, वसंत विषुव होता है, कब होता है? तो यह जो है 21 मार्च को वसंत विषुव होता है। बी ऑप्शन आपका बन जाएगा सही जवाब। देखते हैं इसके बारे में। वसंत विषुव उत्तरी गोलार्ध में वसंत की शुरुआत का प्रतीक है। यह हर साल 21 मार्च को होता है। इस दिन दुनिया भर में दिन और रात की लंबाई लगभग जो है बराबर होती है। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की सबसे नजदीक स्थित है? तो आप लोग जानते हैं बुध ग्रह जो है यह सूर्य के सबसे पास स्थित है। बुध ग्रह सूर्य के सर्वाधिक निकट है। हालांकि यह सबसे निकट है, लेकिन यह सबसे गर्म नहीं है। इसके बजाय शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलमार्क लोगों को उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? हॉलमार्क का उपयोग जवाब हो जाएगा जेवर के लिए। ठीक है ना, सोने की शुद्धता या जेवर की शुद्धता के लिए हॉलमार्क दिया जाता है। हॉलमार्क भारत में सोने और चांदी के आभूषणों की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रमाणन चिन्ह है। इसे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। हॉलमार्क वाले आभूषण खरीदारों धातु को जैसे 22K और 18K सोना को प्रमाणिकता और शुद्ध का आश्वासन देता है। तो यहां से हमने जो है इस तरह से पूरा का पूरा जो है कवर कर लिया है ज्योग्राफी का सेक्शन। अगली लेक्चर में हम लोग जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पूरा कवर कर लेंगे एमसीक्यू, और इसका थ्योरी सेक्शन भी जल्द से जल्द आने वाला है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर से दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।